साथियों, आज हम लोग जनसंचार माध्यम विषय पर बात करने वाले हैं। आप सब लोग कहानी पढ़ते रहे हैं, आप सब लोग कविता पढ़ते रहे हैं और भी न जाने कितनी सारी विधाएं पढ़ते रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भाषा जो अभिव्यक्ति भाषा में हम लोग करते हैं वो कई और तरीके से भी किया जाता है। जैसे मीडिया हमारे सामने है, जनसंचार है, एक दूसरे से बात करने का जो माध्यम है, इसके ज़रिए हम लोग भाषा एक दूसरे तक अपने संदेश पहुंचा रहे होते हैं। तो जनसंचार माध्यमों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये माध्यम होते क्या हैं, क्या इनको अगर हम जानना चाहें तो कुछ वाक्यों में, कुछ शब्दों में कैसे जान सकेंगे। एक तो ये, दूसरी बात, इनमें कौन लोग काम करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, इन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे पर इसके परिभाषा पर बात करेंगे, इसके कौन से तत्व होंगे, संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं उन पर बात करेंगे, जनसंचार की विशेषताओं पर बात करेंगे, संचार के कार्यों पर बात करेंगे और जनसंचार के कार्य और जनसंचार के कार्य दोनों में फ़र्क होता है। भारत में जनसंचार कब से शुरू हुआ, उसकी शुरुआत क्या है, कौन सा स्वरूप है उसका, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक बात हम इस शुरू करने से पहले इस बात को हम एक बात जान लें कि मीडिया की भूमिका बहुत अहम है हमारे समय में, और आज के समय में तो बहुत अहम है, क्योंकि मीडिया अगर चाहे तो कुछ भी बदलाव ला सकती है। हमारी भाषा, हमारी कलम में वो ताकत है कि किसी भी तरह के बदलाव हम कर सकने में सक्षम होते हैं। आप जानते हैं कि मीडिया अगर जनता को साथ लेकर चले तो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। प्रभाष जोशी ने तो बल्कि कहा भी है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। ये ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे से कहीं जुड़े हुए, यानी मीडिया का जनता से जनसंचार होता है तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। साथियों, अब हम लोग आते हैं इस विषय पर कि आखिर किनके बीच में जनसंचार होता है। अगर पहले सोचें कि क्या आप एक दिन भी बिना बात किए रह सकते हैं? सोचिए तो ज़रा सा, इसको सोच के देखिए कि अपने दोस्तों से इस पर चर्चा करके देखिए, क्या कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन आप बिना बात किए रह सकते हो? बिना बात किए संभव ही नहीं है आपके लिए रह पाना। तो एक तो इसका ये स्वरूप है कि बात करना हमारी आदत का हिस्सा है, हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते। और बात करना, अब ये बात करना जो है अपने आप से बात करना भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले से बात करें, ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई हो, बल्कि हम उससे भी बात करते हैं, अपने आप से भी बात करते हैं। मैं खुद चुप हूँ, अगर मान लीजिए कभी कभी लगता है कि व्यक्ति चुप है, लेकिन चुप रहते हुए भी वो हमेशा अपने आप से बात कर रहा होता है। कहीं ना कहीं हम कुछ सोच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया के बारे में, व्यक्ति के बारे में, तो यह भी एक संचार का माध्यम है। तो आप यह स्वरूप भी आप देख सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि दरअसल अगर संचार ना हो, अगर हम एक दूसरे से बात न करें, एक दूसरे से के बारे में सोचे नहीं, तो सच पूछिए तो हम मृत हैं, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हमारा संभव ही नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी सा एक हिस्सा बन जाता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभ्यता के विकास की शुरुआत ही, या उसकी जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया ही जनसंचार की प्रक्रिया है। क्योंकि जैसे जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती चली गई, हमने वो चीज़ें ईजाद करनी शुरू की। हमें ज़रूरत पड़ी कि हम दूसरे राज्यों से बात करें, तो हमने बहुत तरह के यातायात के साधन बनाए, हमने बहुत सी चीज़ें बनाई। तो धीरे धीरे अगर कहा जाए तो सभ्यता के विकास की प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया ही संचार की प्रक्रिया है। और अगर इसी अर्थ में अगर इसको थोड़ा आज के संदर्भों में जाना जाए, जिसे हम आईसीटी कहते हैं, अगर उस संदर्भों में जाना तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं। आज कोई जानता है, आप भी जानते हैं कि हमारे पास कई साधन हैं। टेलीफोन तो है ही, हमारे पास रेडियो है, हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास बहुत से साधन हैं जिसके ज़रिए हम संचार कर सकते हैं। तो अब हमारा ये विकास इतना आगे आ चुका है, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो चुका है। लेकिन आसानी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आसानी के साथ साथ मुश्किलें भी आती हैं। तो इन मुश्किलों को भी हम लोग बीच बीच में बात करते चले जाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं, एक आप ग्राफ सा देख रहे हैं, उस ग्राफ में बना हुआ संचार के तत्व।
तो संचार के तत्व कौन से होते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले तो देखिए, स्रोत या संचारक, यानी अगर मैं अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहती हूं, मेरी बात है और मेरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, तो स्रोत मैं हुई। और अगर दूसरी बात अगर मैं देखूं, दूसरा तत्व अगर देख लिया जाए तो भाषा है, हालांकि मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन वो संदेश के भीतर आ जाता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है संदेश। अगर मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, आप तक ले जाना चाहती हूँ, तो भाषा में कहूँगी, निश्चित रूप से भाषा में कहूँगी, लेकिन आप तक ले जाने के लिए मुझे संदेश तैयार करना होगा। और संदेश को तैयार करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तक मैं ले जा रही हूँ, जिस तक मैं अपनी बात कहने जा रही हूँ, मेरी भाषा वो जानता हो। जिस तक जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उस रिसीवर तक मेरी भाषा तभी पहुंचेगी जब मेरी भाषा वो जानता हो। यानी हमारे और उसके बीच भाषा में कहीं ना कहीं तादात्म्य होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा अगर मैं कहूँ माध्यम, कौन से माध्यम से मैं बात करने जा रही हूँ, जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है ये टेलीविज़न पर आप देख रहे हो सकता है आप मोबाइल पर देख रहे हो, तो कोई माध्यम तो होगा। तो आज जो मैं माध्यम अपना रही हूँ, ये इंटरनेट के ज़रिए भी आप देख सकते हैं और भी कई माध्यमों से देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा विकास काफ़ी आगे हो चुका है। अब चौथा जो है प्राप्तकर्ता, यानी रिसीवर जिसको हम कहते हैं, यानी जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आप हैं, आप रिसीवर हैं, इस वक्त आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो रिसीवर आप हुए। तो आप प्राप्तकर्ता हैं, आपको मुझे ये बात देनी है, बतानी है, आप तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है। तो जाहिर है कि मैंने इसके लिए कई प्रक्रिया अपनाई। मैंने अपने संदेश को पहले पॉइंट आउट किया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, फिर मैंने मीडिया चुना, फिर मैं आप तक अब आई हूँ और हिंदी में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि हिंदी विषय के विद्यार्थी इसको सुन और समझ रहे होंगे। तो ऐसा अगर हमने तय कर लिया, अब अंतिम जो स्थिति होती है फीडबैक। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे संचार के तत्वों पर, अब हम लोग आ गए फीडबैक पर। हमने स्रोत की बात की, हमने संदेश की बात की, हमने माध्यम की बात की, प्राप्तकर्ता की बात की, और हम फीडबैक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी यदि फीडबैक नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त और आप तक मेरा संदेश पहुँचे और आप अगर फीडबैक ना दें, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमें अगला प्रोग्राम कैसा बनाना चाहिए, हमें आपसे कैसी बातें करनी चाहिए। तो हमें फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक का मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, इन सबको परेशानी कहाँ से आती है? कई बार क्या होता है कि कई तरह के शोर, जिनको हम लोग शोर कहते हैं, मीडिया की भाषा में कहा जाए तो शोर कहते हैं। कई बार हमारे मानसिक रूप से हमारे दिमाग में कई तरह के शोर होते हैं, यानी कई तरह की सूचनाएं, कई तरह की बातें, तो उसके कारण भी कई बार संदेश ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता है। यानी मेरे दिमाग में बहुत सी और बातें अगर चल रही हैं, तो जाहिर है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ठीक से शायद ना पहुँच पाए। तो कई बार मानसिक और कई बार सामाजिक भी होता है। हमारे समाज में जिस तरह की धारणा चल रही है, उस धारणा में अगर आप कोई नई बात लेकर के आ जाते हैं, तो वह समझने लायक अभी हमारा पाठक, दर्शक तैयार नहीं है, रिसीवर तैयार नहीं है, प्राप्तकर्ता तैयार नहीं है। तो ये स्थिति भी शोर का कारण होती है, यानी दूसरी तरह की और शोर, दूसरी तरह की और भीड़ हमारे पास मौजूद है, जिसके कारण असल ध्वनि जो जिसको कहते हैं, असल आवाज़ जिसको कहते हैं, वो नहीं सुनाई पड़ रही है। तो ये भी हमें बार बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह की चीज़ें हमें घेरे हुए हैं। तो ये एक तो सामाजिक, दूसरी बात और भी कई तरह के शोर हो सकते हैं, उनको भी आप जानने की कोशिश करिएगा। तो इन कारणों से हम सही ढंग से अपने संदेश को, अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते हैं। एक और बात है संदेशकर्ता और संदेश देने वाला, यानी जो स्रोत है, जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करता है, इन दोनों को भाषा तो आनी ही चाहिए, साथ में भाषा लिखनी पढ़नी भी आनी चाहिए। यानी बिना लिखे पढ़े हम कुछ भी नहीं भेज पाएंगे और ना बोल पाएंगे, तो ये भी थोड़ी सी मुश्किलें होंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो भाषा ठीक ढंग से हमें आती हो, यानी उसका कोड मुझे आता हो, एनकोडिंग करना हमें आता हो। एनकोडिंग करना नहीं आएगा तो हम शायद वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे।
साथियों, अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा-सा एक शब्द में कहूँ आपके सामने कि जिसको कहा जाए कि संचार एक्चुअली अनुभवों की साझेदारी है। अगर मेरे अनुभव मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, मेरे अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये साझेदारी ही दरअसल संचार है। अब इस बात को आप ठीक से समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा-सा हम लोग इस पर आते हैं कि संचार के आखिर कार्य क्या होते हैं, कौन-कौन से कार्य होते हैं, किन-किन तरह के कार्य को संचार कहा जा सकता है, संचार के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, इन पर भी हम आ जाते हैं। एक तो होता है सांकेतिक संचार। जैसे अगर मैं आपसे संकेतों में अपनी बात कहूँ तो सांकेतिक संचार हो गया। सीधे-सीधे मैंने सिर्फ अपनी इशारा किया और इशारा के, जैसे साइन लैंग्वेज में भी तो लोग बात कहते हैं ना, तो इशारा किया वो संचार हो गया, आप तक मेरी बात पहुंच गई। दूसरी बात, मौखिक और अमौखिक दोनों साथ-साथ चलेगा, यानी मैं कुछ नहीं बोलूं आपसे, फिर भी मैं हाथों से इशारा करूं, मैं अपने जेस्चर से कुछ बात कहूं, तो वह अमौखिक होता है, यानी जेस्चर से जो बात कही जाती है वह भी कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रही है। तो एक तो दूसरा प्रकार अगर देखा जाए तो यह भी होता है। अगर तीसरी बात मैं कहूँ तो मौखिक और अमौखिक के साथ अंतःवैयक्तिक संचार भी होता है। यानी जैसा मैंने अभी शुरू में ही कहा कि जैसे मैं अपने से जो हम बात कर रहे हैं या आप अपने से जो बात करते हैं, वह अंतःवैयक्तिक संचार है, जो आप खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद से ही आप सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब कर रहे हैं, अंतर्मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं खुद से ही, तो वो भी अंतःवैयक्तिक एक तरह का संचार होता है। और अगर अगला देखा जाए तो समूह संचार, जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आप अपने साथियों के साथ ग्रुप में काम करते हैं, तो वो ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो वो समूह संचार हो गया। और सबसे बड़ा जो रोल है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है जनसंचार। जनसंचार में एक बड़ी बात क्या होती है कि जिस जनता के साथ मेरा संचार हो रहा है, जिन आम लोगों के साथ मेरा संचार हो रहा है, हम उसे जानते नहीं हैं, हमारा सीधा कोई संपर्क नहीं है, उसे जानते नहीं है, उसकी रुचियों को भी नहीं जानते हैं, उसकी आदतों को नहीं जानते हैं, उसका कुछ भी क्या पसंद है, कौन सी भाषा जानते हैं, कई बार यह भी नहीं जानते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं यह भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए जनसंचार बहुत मुश्किल भी इस मायने में होता है कि इसके लिए एक पूरा का पूरा तंत्र हमारे सामने होता है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकेगा, और वो तंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं। यानी सीधे सीधे जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप तक सीधे सीधे पहुँच जाए, इसके लिए मुझे काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, आपको खूब तैयारी करनी पड़ेगी, और उन तैयारियों से जब तक आप नहीं गुजरेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो जनसंचार के कार्यों पर पहले तो हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इसके प्रकारों के साथ साथ ये कौन कौन से काम हो सकते हैं। जनसंचार के कार्यों को समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर रख रही हूँ। उसमें आखिर संचार के कौन कौन से कार्य होते हैं पहले तो वो समझ लें, फिर हम जनसंचार के कार्यों पर आ जाते हैं। आप देखेंगे कि अब जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा संचार के जो कार्य होते हैं। पहली बात अगर मैं देखूं तो संचार के कार्यों में हम किसी से कुछ मांगते हैं, उससे मांग के किताब ही मांगी हमने, तो किताब हासिल करना ये भी मैंने संचार से ही किया। अगर मैं किसी को नियंत्रण, जैसे अगर मान लीजिए पिता या माँ पुत्र है या माँ बेटे हैं, बच्चे हैं, तो हम किसी को सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि नहीं गिलास का ये कप कहाँ रखनी चाहिए, ये गिलास कहाँ रखना चाहिए, तो ये भी बता रहे हैं। तो ये नियंत्रित करना हुआ, किसी के स्वभाव को नियंत्रित करना हुआ, किसी के एक्शन को, कार्यों को नियंत्रित करना हुआ। तीसरी बात जो आती है सूचना देना, जाहिर हम सूचना भी इसी के माध्यम से देते हैं, शुरुआत ही सूचना देने से हुई है। चौथी बात अगर मैं देखूं तो अभिव्यक्ति, क्योंकि ये अभिव्यक्ति हम लिख कर भी कर सकते हैं, ये अभिव्यक्ति हम बोल कर भी कर सकते हैं, और मीडिया कोई भी ले सकते हैं। आज तो हमारे सामने मुट्ठी में ही वो मीडिया है, मोबाइल में ही सब कुछ है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो सामाजिक संपर्क के लिए भी हमें संचार की ज़रूरत होती है। हमें संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं फंस गए हैं, आप नदी में कहीं फंस गए हैं मान लीजिए, तो चिल्लाकर आप बुलाएंगे किसी को। ऐसा कई बार आपने देखा है, कई बार कहानियां सुनी है कि कोई फंस गया है और कई कई महीने बाद वो मिला है, ऐसा भी आपने देखा है। तो वो इशारा करता है, कई तरह के संकेत देता है, और उन इशारों और संकेतों के माध्यम से लोग उस तक पहुंचते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। और फिर हम संचार को किसी वस्तु विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी और किताब पढ़ करके आपको लगा कि ये तो बिल्कुल बेकार किताब है, तो आप उसकी प्रतिक्रिया, उसकी रिपोर्ट लिखकर, उसके रिव्यू लिख करके करते हैं, समीक्षा लिखते हैं आप उसकी। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम किसी
भूमिका को, जिसको हम कहते हैं रोल प्ले करना, किसी भूमिका को, जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की भूमिका में उस वक्त रहते हैं, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर की भूमिका में, अध्यापक हैं तो अध्यापक की भूमिका में, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की भूमिका में रहने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। अब हम देखें इसी संचार को, ये तो व्यक्तिगत था, दो और दो लोगों के बीच, लेकिन अगर हम जनता के साथ करना चाहते हैं जन संचार, तो हमारे कई इसकी भूमिकाएं होती हैं। आप जब मैं ये भूमिकाएं आपको मैं बताऊं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आप जनसंचार देख रहे हैं, जैसे के माध्यम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए टेलीविज़न है, आप इंटरनेट देख रहे हैं, कई सारे चैनल देख रहे हैं, कई सारे तरीके से आपके पास सूचनाएं पहुंच रही हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा कि क्या इनमें से सारी बातों को वो फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा एक तरह से इस पर अंकुश लगाना ये भी आपका काम है। आप एक नागरिक हैं इस देश के, तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या हो रहा है, सूचना देना। अगर ये उसका काम है जनसंचार का कि सूचना देना, ठीक है, ये तो हर कोई कर रहा है कि जो, अब सवाल ये होता है कि ये सूचना कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी है। इसके लिए हमारे पास एक बाकायदा गाइडलाइंस बनी हुई हैं, हमारे एक मैनिफेस्टो जिसको हम कह सकते हैं, तो बाकायदा हमारे पास बना हुआ है, और उस गाइडलाइंस को कोई भी फॉलो नहीं करता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है एज ए नागरिक, हम नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सवाल उठाएं, और ऐसा अक्सर हो रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिक्षित करना, किसी को शिक्षित करना भी इसका उद्देश्य है कि शिक्षित करना मतलब केवल अध्यापक का काम नहीं होता है, ये मीडिया का भी काम होता है, अखबारों का भी काम होता है। तो मीडिया ये काम भी करती है किसी न किसी ज़रिए से, और जो भी बात हम बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह की चीज़ें जो आप अक्सर सुनते हैं, इसको ये जो नारे हैं, इसके ज़रिए हम शिक्षित ही तो कर रहे हैं लोगों को। तो ये भी काम है उसका। मनोरंजन करना तो है ही है, फिल्में आप बाकायदा देखते हैं, नाटक देखते हैं, गाने सुनते हैं, ये सब मनोरंजन करना भी एक उद्देश्य है। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उसमें शिक्षा शामिल होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसमें कोई बहुत बड़ा अलगाव कर सकते हैं। एजेंडा तय करना ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आखिर हम जो करने जा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई अखबार अपना एक एजेंडा तय करता है, कोई समाचार प्रस्तोता अपना एजेंडा तय करता है, या जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो अपना एक एजेंडा तय करके चलते हैं कि हमें यह काम करना है। जैसे इस वक्त हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमें इस लॉकडाउन पीरियड में आप तक किसी न किसी तरह पहुंचना है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, हमारा एजेंडा ये है। अब हम कोशिश तरह तरह से कर रहे हैं कि किसी भी न किसी रूप में हम पहुँचे, ये हमारा एजेंडा है। तो ये भी काम है उसका, निगरानी करना, और फिर ये भी देखना कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है वो ठीक है भी कि नहीं, और समाज में भी देखा जाए कि समाज ठीक में जो कुछ चल रहा है उन बातों को भी देखना। साथ में जो संस्थाएं तरह तरह की हैं, अगर राजनीतिक संस्थाएं भी हो सकती हैं, सामाजिक संस्थाएं भी हो सकती हैं, तो उन राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं या शैक्षिक संस्थाओं पर नज़र रखना ये भी काम है मीडिया का, क्योंकि वो ज़रूर देखे कि हाँ क्या हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। तो इन बातों को रखना, आम जनता के सामने ले आना भी जनसंचार की भूमिका है। और फिर विचार विमर्श के मंच इकट्ठा करना भी उसका काम है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत से कामों में, जनसंचार के कामों में ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी हम लोग जनसंचार माध्यमों के विकास पर भारत में कब कैसे हुआ इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप पहले सोच लीजिए, आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि आधुनिक काल में ही हुआ होगा जनसंचार माध्यमों का विकास, क्योंकि आधुनिक काल में हमारे पास छापे खाने का विकास होता है, प्रिंट मीडिया आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। तो आपको लगता होगा कि हम लोगों ने शायद उसी समय से शुरुआत की होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच पूरा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, पीछे जाइए ज़रा थोड़ा। आप घर में भी हमेशा सुनते होंगे कि नारद मुनि को सबसे पहला समाचार वाचक कहा जाता है। वो तो संवाद सेतु थे, संवाद के एक पुल थे, किसके बीच? धरती और देवलोक के बीच। धरती की सारी कथाएं, कहानियाँ वो जाकर के देवताओं को सुनाते थे। तो ये भी एक तरह का समाचार ही हुआ, समाचार देना ही हुआ, एक तरह का संचार ही हुआ। तो अगर हम उनको पहला मान लेते हैं, और अगर आगे आते हैं, मान लीजिए जो जहाँ राजा थे, बादशाह थे, दरबार था, तो उन दरबारों में भी कहीं न कहीं बाकायदा कोई ना कोई एक समाचार वाचक होता था। वो जाकर के अपनी बातें बताता था, जनता को सारी सूचनाएं देता था बादशाह की।
तो बादशाह क्या कह रहा है, राजा क्या कह रहा है, उसकी सारी सूचनाएं देता था। उसके साथ ही जो ज़रूरी सूचनाएं होती थीं वो शिलालेखों पर लिखे जाते थे। आप इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतिहास में आप बाकायदा ये देखते होंगे कि शिलालेखों का बहुत महत्व होता है। तो शिलालेखों पर लिख करके भी रखा जाता था जो ज़रूरी सूचनाएं होती थीं, तो वो ऐसा भी किया जाता था। तो ऐसा नहीं, बल्कि बाद में चल कर के तो दरबारों में बाकायदा एक ऐसा व्यक्ति ही मुकर्रर कर लिया गया, एक ऐसा व्यक्ति ही रख लिया जाता था जो ये काम ही करता था। समाचार उनका कच्ची स्याही का उस समय विकास हो चुका था, तो वो लिखने लगे थे और लिख कर लोगों तक पहुंचाते थे। जनता की बातें भी राजा तक वो ही पहुंचाते थे, तो ये काम भी होता था। और अगर उसके आगे थोड़ा सा आए तो आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोक नृत्य और लोक गायन काफ़ी प्रसिद्ध है। उनके आप नाम जानते होंगे। और उसके पहले थोड़ा सा मैं वो भी बता दूं, आपको याद दिला दूं, आप चित्र देख रहे होंगे कि जो गुफाएं हमारी हैं, उन गुफाओं में हम चित्रों के माध्यम से, चित्रलिपि के माध्यम से हम बाकायदा अभिव्यक्ति करते थे। तो यानी जनता कुछ न कुछ एक कहना चाहती थी, आम व्यक्ति कुछ न कुछ जो कहना चाहते थे, जो सूचना देना चाहते थे या जो भी अभिव्यक्त करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं कभी कभी गुफाओं में भी लिख करके करते रहते थे। शिलालेखों का मैंने जिक्र किया था, और अभी मैं गुफाओं की बात कर रही हूँ तो आप भीमबेटका की गुफाओं को देख लीजिएगा। तो उन गुफाओं में, और आजकल बहुत सी ऐसी गुफाएं दूसरी भी जिनका नाम नहीं आपने सुना होगा, आप जाकर देखिएगा, वहाँ लेखन मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। यानी ये भी कहीं ना कहीं संचार के माध्यम ही थे। हम लोग इसको संचार के माध्यम के रूप में सीधे सीधे नहीं जानते हैं। इसके साथ ही जिसको मैं अभी बात कर रही थी आपसे कि लावनी या जो हमारे लोक नृत्य हैं, लावनी हुआ या फिर नौटंकी हुआ, जात्रा हुआ या फिर कथावाचक बाउल हुआ, सांग हुआ, रागनी हुआ, तमाशा हुआ, ये सारे जो मनोरंजन के हमारे साधन थे, लोक नृत्य थे, इन लोक नृत्यों के माध्यम से भी हम कई बार जनता को शिक्षित करने की कोशिश करते थे। आप उनकी कहानियाँ सुन लीजिए तो ज़्यादातर वो कहानियाँ जनता को शिक्षित करने वाली होती थी। तो ये भी हमारे पास एक माध्यम के रूप में हुआ करते थे। और बहुत बाद में चल करके आधुनिक समय में जनसंचार के ये माध्यम जो अभी मौजूदा समय में हमारे पास हैं, ये माध्यम हमारे सामने आए हैं। अब प्रिंट माध्यम जाहिर है आधुनिक काल की देन है, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो बहुत सारे माध्यम भी आए। जब प्रिंट माध्यम शुरुआत हुई तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी आ गईं। आपको पता होगा बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हमारे यहाँ आज भी हैं, और पहले भी एक समय में जब खास तौर से जब आधुनिक जो हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस आज़ादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका बहुत अहम थी। आज़ादी की लड़ाई में बहुत से पत्र पत्रिकाओं ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। बल्कि गांधी जी को तो हम लोग सबसे बड़ा पत्रकार मानते हैं, क्योंकि गांधी जी ने बहुत से ऐसे अखबार निकाले, जैसे हरिजन उनके अखबार का नाम था, तो उस अखबार में वो अपनी टिप्पणियाँ लिखते थे। बाल मुकुंद गुप्त हमारे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं आप पढ़ते होंगे, वो भी बाकायदा ये काम करते थे, एक पत्रिका ही निकालते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कुछ भी कहना होता था उस पत्रिका के माध्यम से कहते थे। तो ऐसे बहुत तमाम पत्र पत्रिकाएं और बहुत से पत्रकार आए। आप देखेंगे कि पराड़कर जी का नाम आपने सुना होगा। तो बहुत से ऐसे लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जिनको आप पढ़ते हैं, जिनकी रचनाएं आप पढ़ते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की खुद पत्रकार रहे हैं। तो पहले के बहुत से साहित्यकार, बहुत से कवि बाकायदा पत्रकार भी रहे हैं। तो पत्र पत्रिकाएं उस ज़माने में बहुत सी मशहूर थी। कुछ आप देख सकते हैं, मैंने इसको कोलाज की तरह से प्रस्तुत किया है कि 1947 का जो पत्र था, 1947 यानी 15 अगस्त 1947 का हिंदुस्तान, उसकी कटिंग मैंने ऊपर लगाई हुई है, आप देख लीजिए। ये अपने आप में थ्रिल पैदा करता है। अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना रोमांच सा होता है कि आखिर ये उस दिन का है जिस दिन हम आज़ाद हुए, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ। तो ऐसे बहुत, अब शीर्षक देख लीजिए, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात।
बापू की चिर तपस्या सफल। तो ये सब शीर्षक उस दिनों लगा करते थे। और विशाल भारत जैसा एक पत्र था, सरस्वती था, जिन्होंने, ये पत्र ऐसे थे जिसने बाकायदा स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका अदा की। इनके लेखों ने अहम भूमिका अदा की। तो काफ़ी खुद तिलक भी एक बड़े पत्रकार के रूप में गिने जाएंगे। तो ऐसे बहुत से पत्रकारों के नाम आप देख सकते हैं। तो बाकायदा इन लोगों ने वो काम किया। सबसे पहला अखबार हमारे यहाँ जो प्रकाशित हुआ वो 1780 में प्रकाशित हुआ, बंगाल गैजेट के नाम से, अंग्रेज़ी में, कोलकाता से, आप सब जानते हैं। तो कोलकाता से अंग्रेज़ी में ये अखबार सबसे पहले प्रकाशित हुआ। उसके बाद ही उद्दंत मार्तंड नाम की का जो पत्र हिंदी में प्रकाशित हुआ, आप देखिएगा, उद्दंत मार्तंड नाम से, वो 1926 में प्रकाशित हुआ। और उद्दंत मार्तंड को भी आप देखेंगे कि कल कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो यानी उस समय एक तरह से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी आज़ादी की, उस आज़ादी की राजनीतिक लड़ाई की भूमि कोई और हो सकती थी, लेकिन एक शैक्षिक लड़ाई की भूमि बाकायदा कोलकाता थी। शुरुआत वहाँ पर हो रहा था, मीडिया की वहाँ शुरुआत हो रही थी, अखबार आ रहे थे। तो ये इन अखबारों की उस समय शुरुआत हुई थी। अब हम थोड़ा सा आने की कोशिश करते हैं दूसरे विषयों पर, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ चाहूँगी कि एक गतिविधि आपके साथ शेयर करूं, और वो आप करें, खुद घर के भी देखें कि अपने किसी प्रिय समाचार पत्र को ले लीजिए, कोई भी हो सकता है। आजकल तो बहुत सारे समाचार पत्र आ रहे हैं, आप जानते हैं। हमारे पास कई लोग, हिंदुस्तान है हिंदी का, नवभारत टाइम्स है हिंदी का, और आप अमृत प्रभात नाम से उस ज़माने में जो निकलता था, वो उसको भी कई रूपों में आप आज पाएंगे। राष्ट्रीय सहारा हमारे सामने मौजूद है, दैनिक जागरण हमारे सामने मौजूद है, हिंदी आउटलुक नाम की पत्रिका हमारे पास मौजूद है, इंडिया टुडे हमारे पास मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं जो आज निकल रही हैं, उनमें से कोई भी एक ले लीजिए, पत्र कोई ले लीजिए, अखबार ले लीजिए, तो उसके पत्रिका के बारे में 300 शब्दों में कोई टिप्पणी लिखिए, लेकिन उसमें, उस टिप्पणी में कुछ बात भी होनी चाहिए, जैसे उसकी खूबियाँ क्या हैं। जैसे हमने अभी कई सारी बातें आपसे शेयर की, उनमें से ये भी देखिए कि क्या वह अपनी भूमिका को अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या जो रोल बताए गए हैं जो वो पूरा का पूरा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये खामियों को भी बताइए और खूबियों को भी बताइए। खामियां और खूबियां बताते हुए समाचार पत्र या पत्रिका कब पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, क्या आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, क्या आप पूरा अखबार पत्रिका पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कि आपका पसंदीदा अखबार पत्रिका आपको सूचना, शिक्षा और मनोरंजन देता है। इन बातों पर भी गौर करिएगा और ये ज़रूर लिखिएगा। तो आप पाएंगे कि केवल अखबार के बारे में अभी उसकी आपको जानकारी नहीं होगी, बल्कि अखबार के साथ साथ समाज के बारे में, भाषा के बारे में, कैसी भाषा लिखी जा रही है, कैसे शीर्षक दिए जा रहे हैं, और उससे कहीं न कहीं भाषा प्रयोगों के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी, काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। और कैसे, कौन सा शब्द मायने रखता है, कौन सा शब्द संवेदनशील है, ये इसलिए भी मैं कह रही हूँ साथियों कि हमने अभी बात की थी कि कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए अखबारों या चैनलों या किसी के लिए भी, क्योंकि ज़रूरी वो स्वतंत्र हो रहें, उन पर कोई अंकुश न हो, लेकिन कम से कम कुछ तो नियमावली हो। ऐसा न हो कि असंवेदनशील भाषा लिखकर वो सामने वाले को दुखी कर दें, नाराज़ कर दें। आप जानते हैं कि आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसी खबर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, आपका ध्यान जाता होगा कि कैसी शब्दावली, कैसी असंवेदनशील शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। जैसे अभी फ़िलहाल हाल ही में किसी एक्टर के मृत्यु पर जो शब्दावली प्रयोग की गई है, उन शब्दावलियों पर आप ध्यान दीजिए और उन शब्दावलियों को देखिए कि क्या वो ज़रूरी है, क्या वो एक मीडिया कर्ता की ज़रूरत थी, क्या वो जनता को वो सूचनाएं देनी ज़रूरी थी, उन सूचनाओं से क्या होने वाला था, क्या होता। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। चलिए हम अब इसके साथ ही अब थोड़ा सा आगे आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहला जो हमारा रेडियो है, अगर हम रेडियो को ले लें तो रेडियो
का 1895 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी वायरलेस के ज़रिए ध्वनियों संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जब उनको कामयाबी हुई तो रेडियो का आविष्कार किया। लेकिन ये बाहर की दुनिया में, भारत में हमारे यहाँ नहीं, उस समय नहीं शुरुआत हुई। भारत में बहुत बाद में शुरुआत हुई। और भारत में आप पाएंगे कि 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया और 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई थी। और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर, बहुत से हमारे सामने स्टेशन, रेडियो स्टेशन खुल गए थे और इन रेडियो स्टेशनों ने बड़ी भूमिका अदा की। हमारे देश में 96% जनता के बीच आकाशवाणी पहुंचती है। आकाशवाणी का दायरा इतना फैला हुआ है। और अब आप जानते होंगे एफएम की जब से शुरुआत हुई तो एफएम के बाद से तो आप पाएंगे कि हमारी जनता, आम जनता, हर व्यक्ति के पास वह पहुंच गया है। तो एफएम की बहुत बड़ी भूमिका रही। रेडियो ने जो शुरुआत की थी, इस बीच में रेडियो काफ़ी एक कह सकते हैं कि थोड़ा पर्दे के पीछे चला गया था क्योंकि टीवी और बाकी और माध्यम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। लेकिन बाद में जब से एफएम आया फिर से रेडियो की भूमिका को लोग समझने लगे हैं और रेडियो को अहम मानने लगे हैं। आज भी रेडियो, मैं समझती हूँ कि दृश्य माध्यमों की तुलना में आज भी हमें कहीं एकांत होकर के सुन कर के कोई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होती हैं और कहीं भी पहुँचाई जा सकती हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि नेट की ज़रूरत हो, तो कहीं भी पहुंचाई जा सकती हैं। तो रेडियो की भूमिका को हम लोगों को बाकायदा एक्सप्लोर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और आप भी इस बात को समझेंगे। अगला अगर मैं कहूँ कि टेलीविज़न को आप जानते ही हैं कि टेलीविज़न की शुरुआत जिस तरह से हुई हमारे देश में 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को ने एक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए ही ये योजना बनाई थी और उसने टेलीविज़न की शुरुआत हमारे यहाँ शुरू की। लेकिन उस समय काम सिर्फ उसका था, उसकी भूमिका थी शिक्षित करना ही हमारा उद्देश्य था। और शुरुआत जो हुई, टीवी सेट लगाए गए, कुछ दिल्ली के आसपास के 2 गांवों में टीवी सेट लगाए गए और उस 200 लोग करीब उसको देखते थे। हफ्ते में 1-2 बार दिखाया जाता था, 1-1 घंटे के लिए। लेकिन 1965 में जब भारत आज़ादी का दिवस था 15 अगस्त, तो 1965 के आज़ादी के दिवस फिर से इसकी बाकायदा शुरुआत हुई। लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर शुरुआत नहीं हुई। टीवी कार्यक्रम दिखाए जाने लगे रोज़ 1 घंटे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1976 में आकाशवाणी तक का हिस्सा ही 76 तक रही, लेकिन बाद में जब स्वतंत्र उससे हो गया ये दूरदर्शन, तो उसने एक अहम भूमिका शुरू की। 76 में अलग हुआ, 84 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब कुछ कब ज़्यादा शुरू हुआ, जबकि इसमें प्राइवेट यानी कि कुछ ऐसे चैनल आए जो स्वतंत्र चैनल हैं, जो सरकारों से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, जो सरकारी नहीं हैं, ऐसे चैनल आए तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा एक रेंज इसका बढ़ा, घंटे भी बढ़े, इसमें काफ़ी विस्तार भी आया, इसमें कार्यक्रमों में भी काफ़ी फैलाव आया। यानी एक तरह का कार्यक्रम शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, कृषि संबंधी कार्यक्रम ही नहीं रहा, बल्कि मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम और कई तरह के तकनीकी विकास भी इसमें हुए। तो कई तरह के जब ये शुरुआत हुई, लेकिन इस तकनीकी विकास के इसके साथ साथ आप पाएंगे कि जैसे जैसे बहुत सारे चैनल आए, वैसे वैसे आप पाएंगे कि हमारा अंकुश भी नहीं रहा। आप कई बार ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आती रहीं जो आपके लिए शायद महत्वपूर्ण ना हो, आपको देखना ज़रूरी ना हो, ऐसी चीज़ें भी आई। अब श्रोता के सामने, दर्शक के सामने सवाल ये हुआ कि हम क्या लें, क्या चुनें, उसमें से कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। तो ये एक अहम भूमिका हमारी हो गई उस समय। यानी आपका विवेक बहुत मायने रखता है, किसको हम देखें, किसको नहीं देखें, कब चैनल शुरू करें, कौन से चैनल को देखें, कौन से चैनल को नहीं देखें। तो ये काम भी बहुत। अब सवाल ये उठता है कि होता क्या है कि जब ये
कार्यक्रम आते हैं तो बहुत से कार्यक्रमों के बीच जब चुनाव हमारे लिए मुश्किल होता है तो अब हमको ज़रूरत इस बात की होती है, ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये कार्यक्रम जो आ रहे हैं, इन कार्यक्रमों में हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना अहम बातें कही जा रही हैं। इस चुनाव का एक आधार तो ज़रूर यह होना चाहिए, या मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, या क्या वह हमें किसी दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, कहीं हमारी अगला कदम उठाने में मदद करता है, तो यह भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा ज़्यादा रोल ये हो जाता है, भूमिका ये हो जाती है कि भाई कहीं न कहीं उस गाइडलाइंस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब उन गाइडलाइंस की जो भी अवहेलना करता है, जो गाइडलाइंस मीडिया के लिए बनाए गए हैं, जो कोई भी उसकी अवहेलना करता है, वो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य केवल व्यावसायिक है, केवल पेशा है। तो व्यावसायिक रूप केवल आगे न बढ़े, इसके लिए हमें सचेत होना, एक नागरिक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में हमें सचेत होना बहुत ज़रूरी है। हमें हर कोई कुछ भी नहीं दे करके जा सकता है। आप जानते हैं कि कई बार 10 चैनल पे अगर आप एक ही बात देखते हैं तो आपके विचार को वो कैसे पॉल्यूटेट कर रहा होता है, कैसे प्रदूषित कर रहा होता है, आपको पता है। आपकी राय धीरे धीरे वैसी बनने लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अलग अलग विचारों को जानिए, अलग अलग बातों को जानिए, तब आप तय कर पाएंगे कि उनमें से क्या सही है। क्योंकि एक ही विचार जानने पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तो विकल्प के लिए ज़रूरी है कि बहुत सी चीज़ों को देखा और समझा जाए। अभी बहुत सी बातें जो हम लोग कर रहे हैं उनमें जनसंचार माध्यमों के कई माध्यमों की बातें भी कर रहे हैं। जैसे अभी हमने टेलीविज़न की बात की, हम ये भी बात कर रहे हैं कि आखिर हमारी भूमिका वहाँ क्या है। अगर हमें बहुत तरह के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं तो उन कार्यक्रमों में हम कौन सा चुनें, हमारे विवेक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, आप इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा कि हमारा विवेक कैसे हमारे लिए, क्योंकि अभी हम साइबर क्राइम पर भी बातें करेंगे। आप देखिएगा कि ये स्थिति आ गई है कि धीरे धीरे हमारे दिमाग पर कैसे वो अंकुश करते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं। हमारे दिमाग को कोई अपने वश में कर ले, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जनसंचार माध्यमों पर विचार करते हुए इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और बहुत से माध्यम हैं, उन पर हम अगली बार चर्चा करेंगे।